मैं अजय मीणा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में पास के ब्लैक आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट जो हम पढ़ रहे हैं उसके पार्ट 6 तक हम देख चुके हैं। अब आज जो पढ़ेंगे वो पार्ट 7 रहेगा और पार्ट 7 में जो आज का टाइटल है वो रहेगा वायु और वायुमंडलीय दाब। यानी कि वायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विंड्स बोलते हैं, और वायुमंडलीय दाब को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो वायुमंडलीय दाब और क्या पढ़ेंगे आज, वायु पढ़ेंगे। तो जो वायु होती है उसके बारे में, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो वायु होती है वो किसे कहते हैं, तो जो अधिक दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली, जो क्षैतिज गमन करने वाली जो हवाएं होती है उनको क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। और जो वायु होता है ये मौसम के दिशा का पता लगाने में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घटक होता है, एक महत्वपूर्ण क्या होता है, स्थान रखती है जो वायु है। और क्या होता है, वायु का नामकरण उसके बहने की दिशा के आधार पर किया जाता है। जो मतलब जिस दिशा में वो बहती है उसी के दिशा के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वायु को। और वायु में हम एक तो लू देखेंगे, लू इम्पोर्टेंट है इसमें, और जो शीतलहर होती है उसको देखेंगे, लू क्या होती है उसको देखेंगे कम्प्लीटली, और शीतलहर क्या होती है, उन दोनों का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये देखेंगे वायु में। तो स्टार्ट करते हैं वायु को। तो सबसे पहले जो वायु है वो क्या होती है, उच्च दाब क्षेत्र से, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में की ओर गमन करने वाली जो हवाएं होती है उनको क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। या फिर उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर क्षैतिज गमन करने वाली, मतलब ऐसे सीधी गमन करने वाली, ना कि ऊपर की ओर। जो सीधी गमन करती है, मतलब जैसे रोड है मान लीजिए, तो इस रोड के सीधे सीधे साथ सीधे की ओर गमन करती है, तो इसे क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। और जो वायु होती है वो मौसम की भविष्यवाणी में वायु की दिशा का क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं अपन, तो उसमें वायु की दिशा है उसका क्या है, एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो मौसम की भविष्यवाणी का पता लगाने में भी वायु की दिशा का क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। वायु का नामकरण उसके बहने की दिशा के आधार पर किया जाता है। और जो वायु का जो नामकरण किया जाता है, जैसे उत्तर पश्चिम से बहने वाली हवाएं, या फिर दक्षिण पश्चिम से बहने वाली हवाएं, दक्षिणी हवाएं, उत्तरी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, ऐसे जो नामकरण किया जाता है उसके बहने के आधार पर किया जाता है। जिस तरफ से वो बहती है उसी के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। तो उसके बहने की दिशा के आधार पर क्या किया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उत्तर की ओर से बहने वाली जो हवाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं, उत्तरी हवाएं कहते हैं। जो हवाएं उत्तर की ओर से बहती है उन्हें क्या कहते हैं, उत्तरी हवाएं कहती है। और जो उत्तर की ओर से बहती है वो हवाएं को कैसी होती है, ठंडी होती है। और पवन के अनुकूल प्रभाव, तो जो अब देख लिया जो कि नामकरण के इसके आधार पर करते हैं, तो जिधर से हवाएं आती है उसी दिशा के आधार पर उसका नामकरण रखा जाता है। अब देखेंगे जो हवाएं हैं उसके जो अनुकूल प्रभाव है, मतलब जो उसके होने चाहिए प्रभाव वो क्या है, अच्छे प्रभाव क्या है, अनुकूल का मतलब होता है अच्छे प्रभाव। और जो प्रतिकूल आता है तो प्रतिकूल का मतलब होता है हानिकारक प्रभाव। तो याद रखना, अनुकूल का मतलब क्या होता है, अच्छे प्रभाव, और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, बुरे प्रभाव। तो अनुकूल प्रभाव कौन कौन से हैं वायु के, तो दिए क्या है, जुलाई अगस्त में मानसून हवाएं चलने से क्या होती है, वर्षा होती है। अगर मान लीजिए हवाएं नहीं आएगी तो बारिश भी नहीं होगी, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, जो मानसून लाने के लिए इम्पोर्टेंट कौन है, हवाएं हैं। तो जुलाई अगस्त में मानसून हवाएं लाने में क्या होती है, सहायक होती है, और उसी से क्या होती है, वर्षा होती है। तो जुलाई अगस्त में मानसून हवाएं चलने से क्या होती है, वर्षा होती है। ये महत्वपूर्ण, ये इसका अनुकूल प्रभाव है। और दूसरा क्या है, मक्का, बाजरा, सरसों आदि फसलों पर क्या होती है, हवा के द्वारा परागण होता है। जैसे कुछ फसलें तो मक्का होगी, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, इनमें क्या होता है, वायु के द्वारा परागण होता है। मतलब वायु के द्वारा जो परागण रहते हैं वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वायु के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। तो इसमें भी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है जो एयर होती है उसका। जो मक्का, बाजरा, सरसों होती है उनमें होता है परागण हवा के द्वारा। तो याद रखना, हवा के द्वारा परागण किस में होता है, तो मक्का, बाजरा, सरसों आदि फसलों में क्या होता है, परागण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। अब जो अगला पॉइंट है वो है कि वायु की गति, यानी कि तीसरा क्या है, ये अनुकूल प्रभाव है। तो वायु की गति मंद होने पर क्या होता है, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड
की उपलब्धता बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए वायु की गति क्या है, धीरे बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम वायु की जो गति है वो कम हो जाएगी, तो जो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की जो उपलब्धता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेट ऑफ जो लाइट है वो जो प्रकाश फोटो पीरियोडिज्म है उसकी जो दर है वो भी क्या हो जाती है, उसमें भी ग्रोथ हो जाती है। तो CO2 की अगर जो दर बढ़ जाती है, मतलब क्यों बढ़ती है, तो वायु की गति बहुत कम हो जाने पर क्या हो जाती है, CO2 की दर बढ़ जाती है। और इसके साथ ही क्या हो जाता है, फोटो पीरियोडिज्म की जो दर है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोटो पीरियोडिज्म की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये है, और जिससे पौधे की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है, पौधे की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में समझते हैं, वायु की जो गति है मंद होने पर क्या होता है, जो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाती है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटो पीरियोडिज्म की जो रेट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जिससे पौधों में की जो वृद्धि होती है वो अच्छी नहीं हो पाती है। तो अब अगला है जो पवन के प्रतिकूल प्रभाव है। तो मैंने प्रतिकूल का मतलब पहले ही बता दिया आपको, क्या होता है प्रतिकूल का मतलब, तो होता है हानिकारक प्रभाव। तो हानिकारक प्रभाव क्या क्या है, जो हवा है उसके, तो हवा में जो हानिकारक प्रभाव है वो देखते हैं। तो पवन की प्रतिकूल दशा मुख्यतः लू, आंधी, तूफान व शीत लहरों के कारण होती है। तो जो पवन की जो प्रतिकूल अवस्थाएं होती है वो किसके कारण होती है, जो प्रतिकूल दशाएं होती है, जो हानिकारक प्रभाव होते हैं पवन के, वो किसके कारण होते हैं, तो वो होते हैं हवा के कारण होते हैं। हवा में भी किसके कारण, तो जैसे लू हो गए, ये क्या है, हवा के एक प्रकार है। तो लू हो गई, आंधी हो गई, तूफान हो गई और शीत लहरें हो गई, ये सब क्या होती है, हवा के प्रतिकूल प्रभाव है। लू हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया और क्या हो गया, शीत लहरें, ये क्या हो गया, प्रतिकूल प्रभाव होते हैं हवा के। तो इनमें लू और जो शीत लहरें उनको हम देखते हैं, और आंधी जो है उसको भी देखेंगे। तो जो लू है वो क्या होती है भाई, जो गर्मी में जो मई जून के महीने में जो हवाएं चलती है, पश्चिम की ओर से जो हवाएं आती है उन्हें क्या कहते हैं, गर्म हवाएं कहते हैं। गर्म हवाएं चलती है और उन्हीं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो जो मई जून के माह में गर्मी की जो ऋतु होती है उसमें मई जून के महीने में जो पश्चिम की ओर से, मतलब पश्चिम की ओर से, मान लीजिए राजस्थान है और पश्चिम इधर है, तो इधर से जो हवाएं चलती है उन्हें क्या कहते हैं, गर्म हवाएं कहते हैं, जो इधर की ओर से चलती है। क्योंकि इधर क्या होता है, थार का मरुस्थल होता है, उधर की ओर से जो हवाएं चलती है उन्हें क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और जो आंधी है, आंधी किसे कहते हैं, तो आंधी भी बताते हैं। तो आंधी क्या होती है, गर्मी के मौसम में जो धूल भरी हवाएं चलती है उन्हें क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। तो जो गर्मी का जो सीजन होता है उसमें जो धूल भरी मतलब जो हवाएं चल रही है, और हवा क्या कर रही है, अपने साथ जो धूल मिट्टी के कणों को लेकर उड़ रही है, तो चल रही है, तो ऐसी हवाओं को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। तो ऐसी हवा को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। गर्मी के मौसम में जो धूल भरी हवाएं होती है, चलती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। अब अगला है तूफान। और तूफान किसे कहते हैं, तो तूफान कहते हैं गर्मी के मौसम में चलने वाली तेज हवाएं जो जनधन की हानि करती है, तो उसे क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। अरे भाई, जो गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलेगी ना, तो वो बहुत तेज चलती है और वो क्या करती है, जनधन की मतलब जनसंख्या की, धन की यानी कि धन की जो हानि होती है उसे क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। जैसे कोई स्थान है और वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ गया, तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इससे जन और धन दोनों की क्या होती है, हानि होती है। तो उसे क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। अब अगला शीत लहरें, क्या हो गया अगला टॉपिक, शीत लहरें। तो शीत लहरें किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो शीत लहरें क्या होती है ये इसके बारे में देखते हैं। तो दिसंबर जनवरी के माह में, जो दिसंबर जनवरी का जो मंथ होता है, उन मंथ में क्या होता है, जो उत्तर की ओर से जो हवाएं चलती है उन्हें क्या कहते हैं, ठंडी हवाएं चलती है, उसे क्या कहते हैं, शीत लहर से कहते हैं। तो दिसंबर और जनवरी के मंथ में जो ऊपर की ओर से मतलब उत्तर की ओर से जो ठंडी हवाएं चलती है उसे क्या कहते हैं, तो शीत लहर कहते हैं। तो किसे कहते हैं, शीत लहर। दिसंबर जनवरी के मंथ में जो उत्तर की ओर से जो ठंडी हवाएं चलती है उसे क्या कहते हैं, शीत लहर कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत लहर कहते हैं। किधर से बहती है ये हवाएं, उत्तर की ओर से, याद रखना इंपॉर्टेंट है। शीत लहर किधर की ओर से आती है, तो उत्तर की ओर से आती है। और जो शीत लहर उत्तर की ओर से आती है, ये कैसी हवाएं होती है, ठंडी हवाएं होती है।
और जो तूफान होता है, आंधी होती है और लू होता है, उसमें कैसी हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, ये ध्यान रखना। अब जो फसलों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, जो ये चारों है, ये जो आंधी होगी, तूफान हो गया, लू हो गया और शीतलहरें होगी, तो इनके क्या क्या फसलों पर प्रभाव पड़ते हैं ये देखते हैं। तो फसलों पर प्रभाव, प्रतिकूल जो फसलों पर प्रभाव पड़ रहे हैं वो देखते हैं, क्रॉप्स पर जो इफेक्ट पड़ रहे हैं वो देखते हैं। तो आंधी या तूफान चलने से गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की जो फसलें हैं वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। जो आंधी चलेगी, आंधी या फिर तूफान चलेगा, तो उससे जो गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया आदि की जो फसलें हैं, बड़ी बड़ी जो फसलें हैं वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। जो गन्ना, बाजरा, मक्का और ज्वार की जो फसलें हैं वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। और जिससे फसल को क्या हो जाती है, काटने में परेशानी हो जाती है। क्या होता है, उससे जो गिरी हुई फसलें होती है उसको काटने में क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो क्या हो गया, ये फसलों पर प्रभाव हो गया एक कि आंधी और तूफान चलने से क्या होता है, जो गन्ना और मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इनकी जो बड़ी बड़ी जो फसलें होती है, लंबी लंबी, तो ये क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है, जिससे फसलों को काटने में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये फर्स्ट कारण था। अब देखते हैं कि इसका दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है। तो वृक्षों की जो टहनियाँ हैं वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। क्या होता है, जो फल वृक्ष, जो वृक्ष है, मान लीजिए फल वृक्ष हो गए, कोई भी हो गए, जैसे फसलें होगी, तो उनकी जो टहनियाँ हैं, वो जो शाखाएं उनकी, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, यानी कि डैमेज हो जाती है। और कई बार क्या हो जाता है, तथा कई बार क्या हो जाता है, तो वृक्ष जो है वो जड़ सहित ही उखड़ जाते हैं। मतलब क्या होता है, वृक्षों की टहनियाँ भी टूट जाती है, आंधी और तूफान आते हैं तो उससे, या फिर कई बार क्या होता है, जड़ सहित ही क्या हो जाते हैं, वृक्ष और गिर जाते हैं भूमि पर। तो ये दूसरा प्रभाव हो गया, हानिकारक प्रभाव है ये भी। अब तीसरा प्रभाव क्या है कि फरवरी मार्च में तेज हवाएं चलने से फसल क्या हो जाती है, शीघ्र ही पक जाती है। तो और दाने क्या हो जाते हैं, विकसित नहीं हो पाते हैं। तो फरवरी मार्च के जो मंथ है उसमें क्या हो जाती है, जो तेज हवाएं चलती है, तो तेज हवाएं चलने के कारण क्या होता है, फसलें क्या हो जाती है, शीघ्र पक जाती है। क्या हो जाता है, शीघ्र पक जाती है। और दाने क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से उसमें विकसित नहीं हो पाते हैं। तो इसमें भी क्या होती है, हानि होती है। तो क्या कौन से मंथ में, फरवरी मार्च में तेज हवाएं चलने से क्या होता है, जो फसल है वो शीघ्र ही क्या हो जाती है, पक जाती है और दाने विकसित नहीं हो पाते हैं, दाने नहीं बन पाते हैं ऐसी फसलों में जो जल्दी पक जाती है। अब अगला पॉइंट है कि तेज हवाएं चलने से फसल की शीघ्र सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए जल्दी जल्दी ये तेज हवाएं चलती है, तो उससे जो फसल होती है उससे क्या, उसको क्या होती है, शीघ्र सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो तेज हवाएं चलने के कारण जो फसल है उसमें शीघ्र सिंचाई की, मतलब जल्दी से जल्दी 2-3 दिन के बीच में, 2-3 दिन के या फिर 1-2 दिन के अंतराल पर ही क्या होती है, फसल को क्या होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये देख लिए अब फसल के प्रति जो प्रभाव पड़ रहे थे वो। अब इसके अलावा क्या उपाय है इसको रोकने के, मतलब इनका कैसे इसको हम समझौता करें, इनका समझौता कैसे करें, इसको कैसे इनका बचाव किया जाए या फिर उपाय किए जाए इसके। तो क्या क्या उपाय है ये देखते हैं। तो जो पहला उपाय है बचाव या उपाय में, जो पहला उपाय है वो क्या है भाई, जो बचाव या उपाय पढ़ेंगे। अब जो बचाव और उपाय है उसमें जो पहला उपाय है वो क्या हो जाएगा, तो वायुरोधी वृक्ष लगाना। मतलब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जैसे शीशम, जामुन, आम का हो गया और बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, ऐसे जो वृक्ष होते हैं इनको क्या करना चाहिए, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं इनको लगाना चाहिए। जो छोटे पौधे होते हैं उनके साइड पे, यानी कि खेत के चारों ओर क्या करना चाहिए, हमें बड़े बड़े वृक्ष लगाना चाहिए। जिससे क्या होती है, जो हवाएं आती है वो खेत में प्रवेश नहीं कर पाती है, यानी कि प्रवेश करने से रोकती है। तो खेत या बाग के चारों ओर क्या करना चाहिए, वायुरोधी वृक्ष लगाने चाहिए, बड़े बड़े पौधे लगाने चाहिए, जो क्या करते हैं, तेज हवाएं, आंधी तूफान या लू के प्रभाव को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। मान लीजिए इधर की तरफ हवाएं आ रही है, तेज आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, लू आ रहा है या फिर आंधी आ रही है, तो जो इधर से हवाएं आएगी उसके प्रभाव को क्या कर देगी, ये जो वृक्ष होते हैं वायुरोधी वृक्ष, ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वायुरोधी वृक्ष लगाने चाहिए जो छोटे पौधे हों उनके बचाव के लिए। जो अपनी मुख्य फसल है उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, वायुरोधी वृक्षों को लगाना चाहिए। और इसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं, तो खेजड़ी हो गया, बबूल हो गया और शीशम हो गया। और खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो फिर वो है प्रोसोफिस सिनेरेरिया। क्या है, प्रोसोफिस
सिनेरेरियाए। क्या है? प्रोसोफिस सिनेरेरिया इंपॉर्टेंट नेम है। और राज्य वृक्ष भी क्या है? खेजड़ी है। क्या है? राज्य वृक्ष भी खेजड़ी होता है। तो क्या हो गया? जो प्रोसोफिस सिनेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो क्या देखा वायुरोधी वृक्षों में कि खेत के चारों ओर क्या करना चाहिए? वायुरोधी वृक्ष लगाना चाहिए, जो क्या करते हैं? तेज हवाएं, आंधी तूफान और उनको लू के प्रभाव को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। एग्जाम्पल में खेजड़ी, लू और शीशम देखा। अब क्या करना चाहिए? खेत के चारों ओर, खेत या बागों के चारों ओर झाड़ीदार बाड़ लगानी चाहिए। जो खेत है उसके चारों ओर क्या करना चाहिए? झाड़ीदार क्या करना चाहिए? बाड़ लगानी चाहिए। तो खेत या जो बाग है, मान लीजिए अपना ये खेत है, अब इसके चारों ओर क्या करना चाहिए? अपन को बाड़ लगानी चाहिए। जो कांटे के दार वृक्ष होते हैं उनको लगाने चाहिए, या फिर झाड़ीदार बाड़ लगानी चाहिए, जिससे भी क्या होता है? खेत के जो हवा है वो डायरेक्ट अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो क्या करना चाहिए? खेत में चारों ओर क्या करना चाहिए? मेहंदी करौंदा की बाड़ लगाकर तेज हवाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे जो ये हो गए, इसके अलावा बबूल वगैरह हो गए, जो कांटे वाले वृक्ष होते हैं ना, उनको लगाकर क्या कर सकते हैं हम? हवाएं जो आ रही है, तेज हवाएं आ रही है, उनके प्रभाव को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं उनको। तो क्या करना चाहिए? खेत के बाग के चारों ओर झाड़ीदार बाड़ लगानी चाहिए। अब अगला है स्तंभन। और स्तंभन को क्या होते हैं? प्रोपिंग भी कहते हैं। और प्रोपिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके जेट एग्जाम के लिए और 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है स्तंभन क्या होता है। तो स्तंभन क्या होता है? जो लंबी फसलें होती है, जैसे मान लीजिए गन्ना की फसल होगी, मक्का की फसल हो गई, बाजरा की फसल हो गई, ज्वार की फसलें हो गई। तो जो लंबी फसलें होती है, मतलब जो बड़ी बड़ी फसलें होती है, जिनकी हाइट क्या होती है? अपने से ऊंची होती है। तो ऐसी फसलों को क्या करना चाहिए? जैसे गन्ना, ज्वार, मक्का, ऐसी जो फसलें होती है, इनमें क्या करना चाहिए? फसलों की तेज हवाओं से गिरने से बचाने के लिए इनकी जो पत्तियां हैं, जैसे मान लीजिए गन्ना है, अब गन्ने की जो पत्तियां निकली रहती है, जो पत्तियां निकली रहती है, इनको क्या करना चाहिए? आपस में बांध देना चाहिए। तो आपस में बांध देंगे तो क्या हो जाएंगे? गिरेंगे नहीं नीचे। तो क्या करना चाहिए? गिरने से, तेज हवाओं से गिरने से बचाने के लिए इनकी पत्तियों को आपस में क्या करना चाहिए? मिलाकर पौधे के तनों से बांधना चाहिए। जो पौधे के तन है उनसे बांधना चाहिए आपस में मिलाकर। तो उससे क्या होता है? इस क्रिया से को स्तंभन या प्रोपिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है? जो अपनी गन्ना और जो मक्का और ज्वार है, इन फसलों के गिरती नहीं है, और उससे अपन को काटने में भी परेशानी नहीं आती है ऐसी फसलों को। तो क्या देखा इस पॉइंट में कि गन्ना, ज्वार, मक्का की फसल को गिरने से बचाने के लिए, तेज हवाओं से गिरने से बचाने के लिए इनकी पत्तियों को आपस में मिलाकर पौधों के तने से बांध देना चाहिए। इस क्रिया को स्तंभन या प्रोपिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है? फसल को काटने में परेशानी हमें नहीं आती है। अब अगला है वायुदाब। आज का जो अगला टॉपिक है वो है वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अगर आप नोट्स बनाते हो तो लिख लेना साथ में, या फिर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ पे से अच्छे से पढ़ते टाइम याद रखिएगा। तो क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और जो वायुमंडलीय दाब होता है, क्या होता है ये? तो जो वायु पहली बात तो वायु दाब क्या होता है? तो जो वायु दाब होता है वो क्या होता है कि जब वायु क्या करती है? आपस में टकराती है। जब वायु क्या होती है? मान लीजिए ये वायु है एक तरफ, तो एक दो चीज़ें हैं। एक क्या हो गया? ये मान लीजिए आप कुछ भी चीज़ मान लीजिए, अब इसके साथ में कोई बॉल आ रही है, तो बॉल इससे टकराएगी, तो जो यहाँ पर जो दाब उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। तो जो किसे कहते हैं? वायु दाब। मतलब कोई चीज़ से कोई जब टकराती है तो उसे वायु दाब कहते हैं। तो अब जो वायु दाब है, इसकी जो अपनी जो इसमें परिभाषा दे रखी है कि अकॉर्डिंग टू की बुक के अनुसार वो क्या दे रखी है? तो वायुमंडल के लगभग 1000 किलोमीटर मोटे आवरण का भार जब धरातल पर टकराता है तो उसे क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। मैंने बता दिया कि कोई चीज़ है जब किसी से टकराएगी तो क्या कहते हैं? वायु दाब कहलाता है। तो क्या होता है? वायुमंडल में लगभग 1000 किलोमीटर के जो आवरण होता है, जो वायुमंडल का जो 1000 किलोमीटर का मोटे आवरण होता है, वो जब धरातल पर टकराता है, पृथ्वी की सतह पर जब टकराता है, तो उसे क्या कहते हैं? वायुदाब या फिर वायुदाब कहते हैं। और ये क्या होता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु पृथ्वी पर दाब उत्पन्न करती है। जो पृथ्वी है उसके क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है,
और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही क्या होता है, जो वायु है वो पृथ्वी पर क्या करती है, दाब उत्पन्न करती है। क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर क्या करती है, वायु दाब उत्पन्न करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु किसके कारण पृथ्वी पर दाब उत्पन्न करती है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण दाब उत्पन्न करती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब अगला है, जो वायु है 1 वर्ग इंच वायु के स्तंभ वायुमंडल के शीर्ष तक का वजन 15 पौंड होता है। जो 1 वर्ग इंच है, 1 वर्ग जो वायु का इंच होता है, उस वायु के स्तंभन का जो वजन होता है वो कितना होता है, 15 पौंड होता है। तो 1 वर्ग इंच वायु के स्तंभन का वजन कितना होता है, 15 पौंड होता है। 15 पौंड होता है वायु के शीर्ष तक का, मतलब जो हवा के जो 1 वर्ग इंच का जो वायु का स्तंभ होता है, उसका जो शीर्ष का जो स्तंभ वायुमंडल के जो शीर्ष का जो वर्ग इंच होता है, उसका जो वजन होता है कितना होता है, 15 पौंड होता है। पूछा जा सकता है कि 1 वर्ग इंच वायु के स्तंभन का या वायुमंडल के शीर्ष का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो 15 पौंड होता है। कितना होता है, 15 पौंड होता है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी 15 पौंड तो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन। अब अगला है, वायुमंडलीय दाब का क्या होता है, जो फसलों की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जो वायुमंडलीय दाब है इसका क्या होता है, फसलों की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो फसलों की ग्रोथ है, उस पर इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वायु संचार, वायु की दिशा, बादल पर इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो वायु संचार हो गया, वायु की दिशा होगी, और क्या हो गया, बादल हो गया, आदि पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो क्या हो गया, आदि पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब एक चीज़ जो इसमें नहीं लिखी है वो लिख लेना आप, कि बोरोमीटर होता है वो क्या होता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, जो बोरोमीटर है वो जो एक यंत्र होता है जिससे के द्वारा हम क्या करते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, पवन जो हवा है उसका भी ज्ञात करते हैं। तो जो मौसम बोरोमीटर है वो हवा ज्ञात करने के लिए, मौसम की हवा का पता लगाने में या फिर क्या करने में, वो उसकी मात्रा का ज्ञात करने में में यूज़ लिया जाता है। और जो मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी इसका क्या करता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ये बोरोमीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या समझाया मैंने। जो वायुमंडलीय होता है उसके जो 1 वर्ग इंच वायु के स्तंभन का जो वजन होता है वो 15 पौंड होता है। और वायुमंडलीय दाब का जो फसलों पर वृद्धि और हानिकारक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो बादल और वायु संचार और वायु की दिशा है उस पर प्रभाव पड़ता है। और मौसम की भविष्यवाणी में अत्यंत महत्वपूर्ण कौन होता है, बोरोमीटर होता है। कौन होता है, तो बोरोमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बोरोमीटर क्या करता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है, यंत्र होता है। तो अगर आपको आज का जो अपना सेक्शन है वो यहीं पे समाप्त होता है। जो वायुमंडल और जो वायु है वो पूरा आपने ढंग से देख लिया है, ढंग से चर्चा कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कीजिएगा, साथ में आप अगले वीडियो में आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइए। वहाँ पर आपको और वीडियो के साथ क्या होगा, इसके जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आप हमें फेसबुक और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर भी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार के